Hello, dear students. How are you all? Hope all of you are well. Today, we are going to discuss a new chapter called thermodynamics. First of all, before starting the chapter, let us discuss about what is thermodynamics, right? What is thermodynamics? Can anybody tell me? Thermodynamics is the study of exchange of heat and work between the system and surrounding. मीन्स सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये थर्मोडायनामिक्स है क्या, कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो एक प्रकार का मतलब वर्क और हीट का जो चेंजेस सिस्टम और सराउंडिंग में होता है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो अब ये चीज़ आप समझ सकते हो कि मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर आपको कोई पूछे कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसमें ग्रुप ऑफ सिस्टम्स हैं। मतलब आप सीधा सीधी समझिए, ग्रुप ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से कहना चाहूँगा कि थर्मोडायनामिक्स जो है ये सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हमको बताता है। सिस्टम कहने का मतलब आप समझ जाइए कि जिस चीज़ पर मतलब ये वर्क और हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सिस्टम हो गया, और उसको छोड़कर जो भी चीज़ें हैं वो हमारा सराउंडिंग में आ गया। मतलब आप कह सकते हो सिस्टम इज अ थर्मोडायनामिक्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूएंट्स द सराउंडिंग। कहने का मतलब आप समझ जाइए सीधा सीधी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है वो सिस्टम और सराउंडिंग का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो अगर आप बात करें कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ले लीजिए तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आपका सिस्टम हो गया, और उसको छोड़ के बाकी पूरी ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, राइट। अब ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम का ये बाउंड्री है, ये मतलब सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए। आपको कोई पूछेगा कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्या अलग करता है, तो ये जो बाउंड्री आप जो देख रहे हैं ये बाउंड्री ही हमारे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी सिस्टम हैं मतलब जो आपको दिखाएगा कि आप देख लीजिए कि अगर कोई क्लोज्ड कंटेनर में गैस जो है वो एक सिस्टम हो जाएगा, और इसके जो वॉल्स जो है वो बाउंड्री हो गए, आप देख सकते हैं। और इसके मतलब अलग अलग में जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग सराउंडिंग से कंपेयर कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर जानते हो आप लोग, यस, रेफ्रिजरेटर में जो आप लोग, तो आप देख लीजिए रेफ्रिजरेटर में जो वॉल्स ऑफ द कॉइल्स होता है वो क्या होता है, वो उसका बाउंड्री हो गया, और कंपार्टमेंट जो पूरा उसका होता है वो सराउंडिंग का काम करता है। आप देख लीजिए किसी भी इंजन के अंदर में जो फ्यूल होता है वो होता है सिस्टम, और उसका जो वॉल्स होता है वो हो गया बाउंड्री, और एनवायरनमेंट जो है उसके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं आगे। मतलब आपको अगर मैं कहना चाहूँ कि थर्मोडायनामिक्स कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो अलग अलग स्टेट में वो एग्जिस्ट कर सकता है। द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। मतलब एक छोटी छोटी चेंजेस जो है उसके आधार पर जो है थर्मोडायनामिक्स को अलग अलग बांटा गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। कोई पूछेगा किस तरह से, तो अगर मान लीजिए मास हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंट्रोपी हो गया और इंथैल्पी हो गया, और इस तरह से ये सब छोटी छोटी जो है मतलब इसके माइक्रोस्कोप। अब जैसे मान लीजिए अगर ये गैस का मास कुछ है जिसको अगर आप प्रेशर करें P1 V1 T1, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, या P1 V1 T1 है, राइट। अगर आपको कोई पूछे कि इस गैस का स्टेट क्या होगा, तो आप देख लीजिए इसका स्टेट ऑफ द गैस P1 V1 और T1 है, राइट। अब आप देख लीजिए यहाँ पर P1 T1, अगर इस गैस को दबाया जाए मतलब इसको कंप्रेस किया जाए तो इसका प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसका एक फिर न्यू स्टेट होगा, राइट। तो P2 V2 T2 जो है इसका न्यू स्टेट हो गया। अब क्वेश्चन ये है, अगर किसी भी माइक्रोस्कोपिक में अगर कोई चेंज नहीं हो तो आप उसको क्या कहेंगे पता है आपको, इसको आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के वेरिएबल्स में कोई चेंजेस नहीं हुए।
मतलब सीधा सीधी अगर आप मुझसे पूछें कि किस तरह का चेंजेस हुआ है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब P2 V2 T2 के रूप में जो चेंजेस हुआ था, इस तरह से आप बता सकते हो कि किस तरह से P1 से V1 से T1 था, फिर P2 V2 T2 हुआ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। लेकिन the state is said to be in equilibrium if there is no change in any of the microscopic variables that distinguish the state with time। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप देख लीजिए, ये सिस्टम, एक कोई गैस है, इस सिस्टम में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर इसका कोई चेंजेस नहीं कीजिएगा तो डेफिनेटली उतना ही रहना है। लेकिन अगर जैसे ही आप इसका किसी भी अगर हीट को अगर आप करेंगे, बिफोर हीटिंग देख लीजिए, आफ्टर हीटिंग देख लीजिए, लेकिन जब अगर वर्क डन होगा बिफोर एक्सपांशन P1 V1 T1, आफ्टर कंप्रेशन P1 V1 T1, तो आप देख लीजिए काम तो हुआ है ना इस पर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो एक्सचेंज करता है हीट का अपने बाउंड्रीज के अंदर से, एक्सचेंज ऑफ हीटर। मतलब आप क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि भाई इसका कंटेनर का जो वॉल है वो तो हीट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन डाइथर्मिक वॉल जो होता है वो उसके हीट को फ्लो होने देता है। कहने का मतलब सिस्टम से सराउंडिंग कैसे थ्रू होता है। वुडन वॉल एक एडियाबेटिक वॉल है और मेटल वॉल जो है एक डाइथर्मिक वॉल है। तो वुडन वॉल जो है आपको हीट को नहीं बाहर जाने देगा और मेटल का जो वॉल है वो हीट को बाहर जाने देगा। अब जैसे एक कंटेनर को आप समझिए, दो कंटेनर है A और B, जिसको एक पार्टीशन से हमने अलग किया है। दो अलग अलग गैसेस लेते हैं, कंटेनर A में गैस A, कंटेनर B में गैस B, मतलब दो अलग अलग गैसेस है। द स्टेट ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इसका प्रेशर और वॉल्यूम जो है इंडिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो अब जो है आप इसके वॉल को देख लीजिए, जो दोनों का वैल्यूम, इसके इनिशियल स्टेट में अगर इसका आप बात करें तो PA VA हो जाएगा, गैस B का PB और VB हो जाएगा, राइट। और वॉल जो ये जिसका जो वॉल है वो एडियाबेटिक वॉल है और एडियाबेटिक पार्टीशंस भी है। अब देख लीजिए, क्या आपको लग रहा है कि क्या कोई चेंज होगा, क्योंकि गैस जो है इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट है और गैस B भी जो है वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी चेंजेस होंगे इसमें? आप देख लीजिए यहाँ पर ये एडियाबेटिक वॉल है। तो एडियाबेटिक वॉल के कारण क्या है, डाइथर्मिक पार्टीशन। सो आप इसको मतलब अब जो है डाइथर्मिक पार्टीशन लगाओगे तो हीट जो है एक्सचेंज होगा, गैस A और गैस B के बीच में एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होंगे। तो रिजल्ट के बीच में क्या होगा, तो डेफिनेटली है कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। जैसे हीट ट्रांसफर होगा गैस A से गैस B में, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, राइट। आप देख लीजिए यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम PA डैश V डैश और PP डैश एंड V डैश, लेकिन जब कोई एक्सचेंज हीट का नहीं होगा तब, राइट। इसको आप क्या कह सकते हैं, दो सिस्टम जो है इन थर्मल इक्विलिब्रियम है, गैस A और गैस B। तो ये दोनों क्या है, कब का आप कहेंगे, आप इसको इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? आप इक्विलिब्रियम आप तब कह सकते हैं जब वो डाइथर्मिक वॉल से सेपरेटेड है। अब स्टेट ऑफ सिस्टम A और सिस्टम B, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, सिस्टम A एंड सिस्टम B, गैस A गैस। अब क्वेश्चन ये है कि what will happen if we retain the adiabatic partition between the two chambers and replace the insulating walls with the diaphragm। मतलब अगर adiabatic partition को आप मेटल वाले वॉल से सेपरेट कर दो तो क्या होगा, तो अलग अलग मतलब गैस A और गैस B का अलग अलग डिफरेंट स्टेट अटेंड करेगा। लेकिन जब वॉल अगर डाइथर्मिक होगा तो गैस A और गैस B जो है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, राइट। किसको लेकर के, सराउंडिंग्स को लेकर के। अब आप देख सकते हैं कि गैस थर्मल A और B के बीच में जो डाइथर्मिक पार्टीशन है तो क्या होगा, एनर्जी का फ्लो नहीं होगा A और B के बीच में, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन गैस A एंड गैस B। अगर सिस्टम A और B की आप मतलब दोनों को
इक्विलिब्रियम करो, गैस ए इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, गैस बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। इसको क्या कहोगे आप? इसको कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कहने का मतलब जब कोई भी सिस्टम ए और सिस्टम बी आर इंडिविजुअली इन द थर्मली इक्विलिब्रियम विद, तो उसको आप क्या कहोगे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहोगे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं कि किसको कहते हैं हम लोग? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आखिर किसको कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो ये थर्मोडायनामिक्स जो है ना आपका दोनों में आएगा, फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी आएगा। मेन ये फिजिक्स का चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, मतलब किस तरह से इनका अलग अलग स्टेट जो है इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जिस्ट करेगा। जीरोथ लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है, फोर्थ लॉ होता है। तो अब आपको कोई पूछेगा कि आखिर कितने ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको कहोगे, राइट? तो जैसे आपको मैंने बताया कि इस दोनों का एडियाबैटिक प्रोसेस लेंगे, डायथर्मिक पार्टीशन लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। अगर डायथर्मल प्रोसेस लेंगे आप तो एनर्जी का फ्लो गैस ए से गैस बी में कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप गैस ए और गैस बी लेते हो तो इन लोगों का थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्वल होगा। तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में, गैस ए और गैस बी, इसको इसी को जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हेन टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इंडिविजुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। कहने का मतलब जब कोई सिस्टम ए और बी मतलब इंडिविजुअली अलग से उनका जो थर्मल इक्विलिब्रियम है अलग अलग है अपने सिस्टम सी के साथ, तो वो दोनों जो है एक दूसरे के इक्विलिब्रियम होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, राइट? इसी को क्या कहा जाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो स्पेशली फिजिक्स का चीज़ है, ये आपको केमिस्ट्री का चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मुझे इसलिए पढ़ना, लेकिन अगर आप तीनों सिस्टम का अलग अलग का मतलब टेम्परेचर अगर मेज़र करोगे तो तीनों का आपको सेम टेम्परेचर मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चला कि भाई गैस ए या गैस बी या सी में कैसे आपको पता? तो टेम्परेचर इज द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद बोथ द सिस्टम, दैट व्हेन दे आर इन द इक्विलिब्रियम। अब देख लीजिए दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अभी आपने जो देखा ये मतलब आप कह सकते हो कि ये सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में आपने देखा कि बाउंड्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि सिस्टम में भी डिफाइंड बाय द फिजिकल बाउंड्रीज लाइक बीकर और टेस्ट ट्यूब्स, और द सिस्टम में सिंपली be defined by a set of Cartesian coordinates specifying a particular volume in the space. It is necessary to think of the system as we separated from the surrounding by some sort of the wall, which may be real or imaginary. The wall that separates the system from the surrounding is called boundary, and this is designed to allow us to control and keep the track of all the movements of the matter and energy in or out of the system. आप यहाँ पे देख लीजिए गैस ए गैस बी का टेम्परेचर T1 से T2 और दोनों का जब फ्लो हुआ तो T3 T3। अब सीधा सीधी समझ जाओ, एक टंकी है, दूसरा टंकी में अगर आपने बीच में उसमें पाइप लगा दिया और आप टंकी को भर रहे हो तो कब तक भरेगा? जब तक दोनों सिस्टम भर ना जाए, दोनों टंकी को भर नहीं जाए। उसी तरह से गैस ए है और गैस बी है, इसका टेम्परेचर T1 था, उसका टेम्परेचर T2 था, लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र होना चालू हुआ तो दोनों जो है मतलब एक जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, दोनों का अलग अलग, इधर से ट्रांसफ़र हो रहा है उधर जा रहा है तो दोनों का टेम्परेचर जो है T3 हो जाएगा। मतलब जब दोनों इंटरनल एनर्जी के कारण। अब इंटरनल एनर्जी जो है इनकी इंटरनल किसको कहोगे? ये इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल है जो उसके अंदर में क्या एनर्जी है नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से आप ये सिस्टम, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के बारे में, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, किसको आप कहोगे ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। इन एन ओपन सिस्टम देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब ओपन सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी और मैटर इस सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज होता है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम, हेंस द बाउंड्री इज एन इमेजिनरी सरफेस इनक्लोजिंग द
बीकर एंड रिएक्टेंस। कहने का मतलब सीधा सीधी आप देख लीजिए, बाउंड्री कहने का मतलब तो बीकर के वॉल्स हो गए, बीकर के वॉल्स में से बीकर में जो भी एसिड है उसका जो इवोल्यूशंस हो रहा है तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा ही रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसका एक इमेजिनरी वॉल है, इमेजिनरी बाउंड्री है, जिसके तहत इनके रिएक्टेंस जो है ओपन सिस्टम में इस तरह से होता है। अब क्लोज सिस्टम के बारे में सोचिए, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। पूछोगे आप कैसे होगा सर? इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर और स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप यहीं पे देख सकते हैं गैस A1 और गैस B में T1 और T2 था, लेकिन अब जैसे टेम्परेचर दोनों में T3 हो गया, राइट। अब उसके बाद आज ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहोगे? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी या ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है सिस्टम से सराउंडिंग में। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मोफ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्लोज्ड वेसल होना चाहिए जिसमें ना तो हीट ट्रांसफर हो एक सिस्टम से सराउंडिंग में, ना ही मैटर ट्रांसफर हो सिस्टम से सराउंडिंग में। अगर मिला जुला करके आप अगर इसके रिजल्ट की तरफ भागेंगे तो ये तीन तरह का जो सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, तो जनरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम पानी को बॉयल करते हैं तो पानी को बॉयल करते समय क्या होता है, एज यू बॉयल वाटर यू विल सी द वाटर इज चेंजिंग इनटू द वेपर, राइट। तो वहाँ पे आप देख लीजिए सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, मैटर के स्टेट का भी एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा था आपका क्लोज सिस्टम, जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर में क्या हो रहा है कि आप देख लीजिए राइस जो है वो बॉइल्ड राइस में कन्वर्ट हो गया, मतलब मैटर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आप बाहर में टच करोगे तो वो भी बाहर में भी हीट है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ लेकिन मैटर का एक्सचेंज बाहर में नहीं हुआ, अंदर में मैटर का एक्सचेंज हुआ। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब मान लीजिए आप देखते होंगे बड़े बड़े घरों में जग में पानी रहता है, वो डाइनिंग टेबल पे देखना स्टील का जग रहता है, उसके अंदर में पानी रखा है, तो स्टील का जग में अगर आप नॉर्मल वाटर डाल दोगे तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ से क्या आते हैं, हीट या कूलिंग कुछ बाहर जाएगा। नॉर्मल वाटर मतलब जो साधारण वाटर जो हम लोग पीते हैं, ना तो रेफ्रिजरेटर का वाटर है और ना ही मतलब दूसरी जगह, तो ये क्या होता है कि वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वहाँ पे ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो ये थे तीन तरह के सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि अगर इन लोगों का जो स्टेट ऑफ द सिस्टम जो अभी आप देख रहे थे, किस तरह से जो मतलब इसका स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन क्या सब है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इस चीज़ को समझना है आपको कि इनका जो स्टेट फंक्शन है वो है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। P1 V1 T1 रहता है। जैसे ही आप इसमें से किसी एक को भी पढ़ाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ गैस बाय कोटिंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ gases. Variable like P, V, T are the state variables और state function आप इसको बता सकते हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि उनका स्टेट कैसा है और कहाँ पे पहुँचा। तो सिस्टम इज नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एज ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी वेरीड इंडिपेंडेंटली। दिस नंबर डिपेंड्स on the nature of the system. Once this minimum number of microscopic properties are fixed, others automatically have their definite values. The state of the surrounding can never be completely specified. Fortunately, it is not necessary to do so. तो ये एक रीज़न भी है। अब आ जाइए कि इंटरनल एनर्जी या फिर इनका जो स्टेट ऑफ फंक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है। अगर बात करें हम कि कोई भी केमिकल सिस्टम है जिसमें एनर्जी या तो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उसको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किस तरह से, या फिर टोटल सिस्टम में कितना एनर्जी लूज हुआ है या गेन हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में या सोलर एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये सारा चीज़ आपको बताता है इंटरनल एनर्जी के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर केमिकल सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, we need to introduce a quantity which represent the total energy of the system. It may be chemical, it may be electrical, it may be mechanical or any other type of energy. You may think of the sum of all these is the energy of the system. In thermodynamics we call the internal energy. क्या हम इसको बुलाते हैं इंटरनल एनर्जी। हम लोग ये सिस्टम का जो पूरा एनर्जी होता है उसको इंटरनल एनर्जी बुलाते हैं। अगर आप बात करें तो उसको U से डिनोट बनाते हैं। U ऑफ द सिस्टम में भी चेंज। अब आपको क्वेश्चन है कि कब ये U का चेंजिंग कब होगा, तो या तो हीट पास होगा इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, मैटर इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। कहने का मतलब या तो सिस्टम के द्वारा
हीट का इवोल्यूशन होगा या सिस्टम के अंदर हीट का इवोल्यूशन होगा। दूसरा, वर्क इज डन और बाय द सिस्टम, मतलब या तो काम सिस्टम के अंदर में हो रहा है या सिस्टम के बाहर में काम हो रहा है। तीसरा, या तो मैटर जो है इंटर्स और लीव्स द सिस्टम, मैटर जो है सिस्टम के अंदर में जा रहा है, मैटर्स का चेंजिंग हो रहा है, अदरवाइज मैटर जो है बाहर में एक्सचेंज हो रहा है। अब इन सब के पीछे जो दो चीज़ है, सबसे मेन चीज़ वो है वर्क और हीट। अगर आप बात करें, लेट अस एग्जामिन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क, वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ थर्मोफ्लास्क। अब देख लीजिए थर्मोफ्लास्क है, इसमें हमने कुछ या तो आप समझ लीजिए कि बर्फ़ लिया था मैंने और इस बर्फ़ से क्या चेंजेस हो रहा है। अब अगर जनरल लिक्विड लोगे तो कोई टेम्परेचर नहीं होगा, लेकिन अगर आइस इंक्रीजिंग होगा, तो आइस से जब वाटर बनेगा तो क्या होगा पता है आपको? लेकिन अगर वाटर 30 डिग्री पे जाए और उसको हीट करोगे 60 डिग्री पर, तो क्या होगा, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। चलिए मैं इस चीज़ को आपको बढ़िया से पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनल एनर्जी के ऊपर में वर्क कर रहे हो, ओके, means let us first examine a change in internal energy by doing work. We take a system containing some quantity of water in a thermoflask or is an insulated beaker. This would not allow the exchange of heat between the system and surrounding through this boundary, and we call this type of system as an adiabatic. मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जिसको हीट को बाहर ना जाने दे, एनर्जी को बाहर ना निकलने दे, तो वैसे सिस्टम को एडियाबेटिक सिस्टम कहेंगे। द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ सच अ सिस्टम में बी चेंज विल बी कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस is a process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding. Here the wall separating the system and the surrounding is called the adiabatic wall. ये wall का क्या नाम हो जाएगा? Adiabatic wall हो जाएगा। Let us bring the change in the internal energy of the system by doing some work on it. Let us call the initial state of the system as state A and its temperature is TA. Let the internal energy of the system in the state A to be called UA. Right? So we can change the state of the system in the two different ways. One way, we do some mechanical work, weigh 1 kilojoule by rotating a set of small paddles and thereby churning the water. Let the new state be called B state and its temperature as TB. It is called to be found TB is greater than TA. And change in, so now as I have already told you that TB is greater than TA, and the change in the found that delta T is equal to TB minus TA. Let the internal energy of the system in the state B be UB, and the change in the internal energy delta U is equal to UB minus U. Now in the second way, we now do an equal amount, that is 1 kilojoule electrical work with the help of an immersion rod and note down the temperature as the change. We find that the change in the temperature is the same as the earlier, means TB minus TA. In fact, the experiment in the above manner were done by J.P. Joule between the 1840 to 50, and we have able to show that a given amount of work is done on the system, no matter how it was done, means irrespective of the path, produce the same change of the state as measured by the change in the temperature of the system. So it seems to appropriate to define quantity the internal energy U, whose value is characterized by the state of a system, whereby the adiabatic work, the WAD, required to bring out a change of the state is equal to the difference between the value of U in one state and in the another state delta U. मतलब delta U की वैल्यू जो है U2 minus UA या फिर U2 minus U1, that is adiabatic. Therefore the internal energy U of the system is a state function. The positive sign express the WAD is positive and the work is done on the system, and work is done by the system, then it represents the negative. तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने आपको बताया कि आपके दैनिक जीवन में भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ द सेम इन बोथ द केसेस। अगर आप अपने हाथ, दोनों हाथ को मतलब रब करते हो, तो आपको पता है कि मतलब हीट और का सप्लाई नहीं होता है, तो दोनों मतलब हैंड्स को रब करते हो तो क्या होता है कि आपके दोनों हाथ जो है वार्म होता है। तो आपको क्वेश्चन दिमाग में उठता होगा
कि इसके अंदर में इंटरनल एनर्जी कहाँ पे होगा। इंटरनल एनर्जी जैसे वर्क आप कर रहे हो तो बढ़ रहा है, आप जब हाथ को रब कर रहे हो तो हाथ गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है, तो यू जो है, तो अगर उसी तरह से आप मान लीजिए किसी कंटेनर में एक गैस है जो एक सिस्टम है, यहाँ पे मूवेबल गैसेस है, पिस्टन है, क्लोज्ड है। अब इस पिस्टन वाला आप गैस को कंप्रेस कीजिए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली प्रेशर अप्लाइड होगा। तो क्या होगा, जैसे पिस्टन दबेगा तो आप देख लीजिए टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और प्रेशर को बढ़ाएगा तो अब इन लोगों का जो एक्सटर्नल फोर्स जो है तो मतलब कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो अब आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप कह सकते हो वर्क डन इज ऑन द सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करोगे पिस्टन के ऊपर में तो क्या गैस एक्सपांड करेगा, डेफिनेटली एक्सपांड करेगा। देख लीजिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया, टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जब वर्क किसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है तो उसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है, राइट। इस तरह से आप इंटरनल एनर्जी को दो तरह से चेंज कर सकते हैं, हीट से और दूसरा जो है वर्क से। मतलब अगर आप कुछ वर्क करें तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो है हीट है। मोड्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज हीट एंड वर्क। मेन याद रखना ये दो ही चीज़ हैं जिससे आप बता सकते हो, ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कैसा सिस्टम का पाथ है, ये दो चीज़ पे जो है निर्भर करेगा। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए एक सिस्टम है आपके पास जिसका मास दिया हुआ है, स्टार्ट में P1 V1 T1 इसका इनिशियल स्टेट है, ठीक है। उसके बाद अब जो है इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये ग्राफ है जो P1 V1 T1 इसका स्टार्टिंग का ग्राफ है। अब जो है आप इसका फाइनल स्टेट पे ले जाते हैं, जो इसका फाइनल स्टेट क्या है, P2 V2 और T2 है। तो अगर आप इसको डिस्क्राइब कीजिए और इसको आइडेंटिफाई कीजिए तो आप देख सकते हैं पीवी डायग्राम में P2 V2 और T2 इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ आप देख सकते हैं, राइट। फर्स्ट मेथड में आपने देखा कि आप किस तरह से P1 V1 T1 था, हॉट रिजर्वियर में ले लीजिए और टेम्परेचर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप गैस को अलाउ करने दीजिए कि कितना वो एक्सपांड कर रहा है, राइट। ये फर्स्ट मेथड था हमारा। और सेकंड मेथड है, कुछ देर के बाद आप देखिए गैस का एक नया स्टेट ही आ जाएगा, P1 V1 T1 P1 V1 T2, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है, अब देख लीजिए ग्राफ में जो चेंजेस हुआ है P1 V1 T1 से लेकर के P2 V2 और T2 की तरफ, राइट। तो ये जो चेंजेस हुआ है, अब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रख दीजिए और उसके बाद फिर वापस कंप्रेस कीजिए, और कंप्रेस कीजिएगा तो फाइनल स्टेट अब P2 V2 T2 हो जाएगा, राइट। तो ये जो चेंज हुआ है स्टेट में P1 V1 T1 डैश से लेकर के P2 V2 T2 तक, ये रिप्रेजेंट कर्व के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए ये पीवी ग्राफ का एक कर्व से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो है आपको कंप्रेस करना है, आप P1 V1 T1 का देख लीजिए, जैसे आप कंप्रेस करोगे P2 V2 और T2 ये, और ये जो है मतलब आपका न्यू स्टेट P2 V डैश और T1 जो है, अब इसका अगर आप कर्व निकालोगे मतलब ग्राफ जो C की तरफ होगा, तो अब देख लीजिए यहाँ पर एक C पॉइंट हुआ जहाँ पर P2 V डैश T1 है, और यहाँ पर जो कर्व ग्राफ आपने देखा, राइट। अब वापस आप हॉट रिजर्वियर कांस्टेंट टेम्परेचर पर T2 पर आप मतलब गैस को अलाउ कीजिए, एक्सपांड करेगा,
और फाइनल स्टेट तक, ताकि वो पहुंच सके P2 V2 और T2 तक पहुंच सके। तो अब ये जो आप देख रहे हो, इसका जो एक कर्व है CD वाला, तो ये उस चीज़ को बता रहा है। अब आपने देखा इसके ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करता है, राइट। ABD एंड ACD दो पाथ हैं। हीट एक्सचेंज इन द पाथ ABD इज नॉट इक्वल टू हीट एक्सचेंज इन द पाथ ऑफ ACD, राइट। अब देख लीजिए, ये ग्राफ को ध्यान रखना है आप लोगों को। अ प्रोसेस ऑफ चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ अ चेंज इज brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change. A reversible process proceeds infinitely slowly by the series of equilibrium states such that the system and the surrounding are always in near equilibrium with each other processes. तो आपको सीधा सीधी याद रखना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स स्टेट एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन द पाथ थ्रू विच इज टेकन। तो अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा, इसमें अगर इंटरनल एनर्जी आप निकालोगे, जो P1 V1 और T1 था, और अगर आप बात करें फाइनल स्टेट P2 V2 T2, और ये U1 एनर्जी था और वहाँ पर U2 एनर्जी हो गया, राइट। तो अगर सिस्टम आप ABC या ACD, ABD या ACD के थ्रू लेंगे, तो इंटरनल एनर्जी, चाहे वो आप ACD या ABD के थ्रू लें, तो उनका इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी क्यों सेम रहेगा वो भी आपको बता ही दिया हूँ, कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरह से दोनों मेथड है जिससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या तो आप हीट कीजिए या दूसरा जो है वर्क कीजिए, राइट। मतलब आप देख लीजिए, जैसे वर्क किया, प्रेशर को इंक्रीज किया या फिर उसको हीट किया। अब आप बता सकते हो कि सर ये चेंज कैसे होगा, ये सराउंडिंग से किस तरह से चेंज होगा, आप पूछ सकते हैं मुझे। तो इनका एक तीन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव है, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। इस तीनों का अगर आप रिप्रेजेंट करें तो जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय इट ऑन द सराउंडिंग्स। कहने का मतलब सीधा सीधी समझ जाइए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसमें आप अगर बात करें डेल्टा यू जो है का फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर क्यू जो है आपको हीट को रिप्रेजेंट करता है और डब्ल्यू जो है वर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब देख लीजिए यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस डेल्टा क्यू, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। एंड अगर मैं पूछूं कि भाई यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या लगाया था, क्या इंटरनल एनर्जी पे कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो डेल्टा यू से अगर हम उसको डिनोट कर लें, तो अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू। आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर ये माइनस होगा या प्लस होगा, राइट, कि सर ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा डू या माइनस होगा। तो सीधा सीधी मैं आपको बताऊँ, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोग मुझे यहाँ पर एक सेकंड के लिए बता सकते हैं कि सर ये माइनस या प्लस जो होगा कैसे, राइट। आप मुझे बता सकते हो, पूछ भी सकते हो कि किस तरह से सर ये आपने बताया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सिस्टम पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा, जैसे मैंने आपको बताया अगर सिस्टम के ऊपर में काम हो रहा है, मतलब सिस्टम में, तो डेफिनेटली जो है वो पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और लेकिन अगर सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर में काम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये एक्सप्रेशन करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब जो है सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देयर इज नो, मतलब अब मुझे आप बता सकते हो कि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू में कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं। तो देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन the characteristics of the thermodynamic property energy and that a mechanical property such as volume. We can specify an unambiguous, that is absolute value for the volume of a system in a particular state, but not the absolute value of the internal energy. However, we can measure only the change in the internal energy delta U of the system. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।